अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर बेसिकली ये आपने अफोरिज्म 6 में पढ़ा होगा ऑफ हैनमन ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। बट कैंट फिलोसफी में डॉक्टर कैंट ने इसे ही आगे और इलाबोरेट किया, एक्सप्लेन किया है बेसिकली। सो आज हम देख रहे हैं कैंट फिलोसफी लेक्चर 6 विच सेज अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर। ओके, कैंट फिलोसफी लेक्चर 6 अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर। अब इसमें हम जैसे हमने पहले 5 चैप्टर्स पढ़े हैं पैराग्राफ वाइज, वैसे ही आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू दिस एज वेल थ्रू माई नोट्स। सो फर्स्ट पैराग्राफ में बोल रहा है द रोल ऑफ अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर। एक अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर का रोल क्या रहता है, ठीक है। तो केंट सर कैसे स्टार्ट करते हैं, ही इज एक्सप्लेनिंग बेसिकली वाई डॉक्टर ऑफन फेल टू क्योर प्रेजुडाइज्ड। क्योंकि एक डॉक्टर प्रिजुडाइज बन जाता है तभी वो क्योर करने में फेल हो जाता है, ठीक है। मोस्ट पीपल अप्रोच अ पेशेंट विथ प्री कन्विंस थ्योरीज, प्री कंसीव्ड थ्योरीज। एग्जाम्पल वायरस है, या तो मतलब या तो ये किसी वायरस से अफेक्टेड है, बैक्टीरिया से अफेक्टेड है, या कोई डिसीज का नाम ही ले लेंगे, इसका लीवर डिसफंक्शन है, किडनी फेलियर है, ये सब। बट मेन कॉज तो कोई देखना ही नहीं चाहता है, ठीक है। अब आगे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कैंट सर ने कि एक क्लब को इमेजिन करो जहाँ पे 150 आदमी हैं और उन सब ने एक डिक्शनरी ली है, ठीक है। इफ दे ऑल आर्ग्यू दैट दिस बुक इज द फाइनल अथॉरिटी ऑन स्पेलिंग, देयर इज एंड मोर आर्ग्यूमेंट। अगर वो 150 के लोग किसी एक अथॉरिटी यानी इस डिक्शनरी को अपनी अथॉरिटी मान रहे हैं और अगर वो किसी चीज़ की स्पेलिंग ढूंढना चाहेंगे तो कोई आर्ग्यूमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि दे हैव दिस थिंग कि भाई इसमें जो लिखा है वही सही है, अब तुम जो भी बोलो, ठीक है। तो इससे हमें क्या सीख मिल रही है कि मेडिसिन में भी हमें एक स्टैंडर्ड बुक या स्टैंडर्ड अथॉरिटी या स्टैंडर्ड लॉज प्रिंसिपल डॉक्ट्राइन कुछ होना चाहिए। वरना हर एक इंडिविजुअल की अपनी एक थॉट होती है, अपनी एक लर्निंग होती है, अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होती है, राइट। बट क्या वो पर्सन सही है, ये मैटर करता है, राइट। सो हमें ये लेसन मिल रहा है कि मेडिसिन में देर इज नो स्टैंडर्ड अथॉरिटी इन द ओल्ड स्कूल। ओल्ड स्कूल के पास एज सच कोई स्टैंडर्ड अथॉरिटी नहीं है, राइट। वन बुक सेज वन थिंग एंड अनदर सेज अपोजिट। होम्योपैथी हाउएवर यूजेस लॉ ऑफ प्रिंसिपल एज इट्स अथॉरिटी। हमारे कितने सारे लॉज हैं, कार्डिनल प्रिंसिपल के ऊपर मेरी एक शॉर्ट वीडियो डली हुई है, आपको अगर नहीं पता तो आप वो कार्डिनल प्रिंसिपल देख सकते हैं। लॉ ऑफ सिमिलिया, देन लॉ ऑफ मिनिमम, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन, ड्रग प्रूविंग, ये सब उसमें दिया हुआ है। वाइटल फोर्सेस एंड ऑब्वियसली द 26th अफोरिज्म इज द मेन लॉ, ठीक है, नेचर्स लॉ ऑफ क्योर। अब आगे देखते हैं ये पैराग्राफ में, बस यही एक एग्जाम्पल के थ्रू ही सर ने बताया है हमें कि एक फिजिशियन फेल क्यों होता है, क्योंकि वो प्रिजुडाइज हो जाता है, ठीक है। हम सबको अनप्रिजुडाइज होके एक पेशेंट को देखना चाहिए पहले तो। मतलब कई बार ना हम किसी पर्सन को, सपोज इफ दिस पर्सन, वो कहानी तो आप सबने सुनी ही होगी कि एक हाथी रहता है, ओके, एंड एक बंदा अंधा रहता है, 4 बंदे अगर ब्लाइंड हैं, एंड हर कोई अगर अलग अलग जगह खड़ा है तो हर कोई इस हाथी को अलग तरीके से देखेगा। सपोज कोई पैर के पास खड़ा है, कोई पूंछ के पास खड़ा है, सुनी है ना आपने ये कहानी। वैसे ही क्योंकि ये सारे अंधे हैं, दे आर नॉट सीइंग इट, सो बट हमें अंधा नहीं बनना है ना। वी तो हैव आवर आइज, हमें पता है कि हाथी कैसा है, हम सब हमें इन चारों अंधों की टोटलिटी जोड़नी पड़ेगी कि वन इज सेइंग कि ये एक पिलर लाइक है, वन इज सेइंग कि ये एक रोप लाइक है, ठीक है। बट हमें तो पता है ना ये एक बहुत जाइंट स्ट्रक्चर होता है, आंखें हैं, सूंड है, सब कुछ है। सो दैट्स हाउ अ होम्योपैथ शुड वर्क। दे शुड नॉट जस्ट प्रिजुडाइज कि हमें बस एक एस्पेक्ट दिख रहा है तो हम बस उस पर ही स्टैंड बाय करें। हमें अगर कोई पेशेंट आता है तो हमें ऑब्वियसली उसके साथ जो आ रहे हैं, अगर कोई हस्बैंड आ रहा है तो उसकी वाइफ से सलाह लेना है, कोई वाइफ आ रही है तो हस्बैंड से लो, बच्चे हैं तो पेरेंट्स से भी पूछो कि भाई इसमें क्या क्या चेंजेस आपको देखने मिल रहे हैं।
समझ रहे हो आप? ऐसे ही आप किसी को भी ट्रीट नहीं कर सकते। सो सेकेंड पैराग्राफ में क्या बोल रहा है? मैन इज प्रायर टू हिज ऑर्गन सेंटर टू सर्कमफेरेंस। सो बेसिकली मैन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, किसी भी ऑर्गन से। लाइक हम बोलते हैं ना कि ओ इसका तो लीवर इतना परसेंट डैमेज हो गया है या फिर इसकी किडनी फेलियर हो गई है, बट उस किडनी फेलियर से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो आदमी है जिसके अंदर वो किडनी है। समझ रहे हो? क्योंकि सपोज, मेरी बात को समझो, सपोज ये किडनी जो उस पर्सन के अंदर है, एक बार अगर एक किडनी रिमूव भी हो जाएगी तब भी बंदा तो जिंदा ही है, बट वो कैसे जिंदा है? बहुत सारी तकलीफ़ों के साथ अभी वो जी रहा है। एंड समटाइम्स आपने ये भी सुना होगा कि एक पर्सन है जिसका हार्ट ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो गया बट वो 2 साल के बाद मर गया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो उसके इंटरनल जो डिसफंक्शन था, जो उसके सेंटर में, हमने वर्क वहाँ पे किया ही नहीं, हमने बस ऊपर ऊपर से उसका इलाज कर दिया। सो दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क एक्चुअली। Kent argues that the man gets sick first and the organ only shows the result later. Obviously, पहले एक आदमी बीमार होता है, उसके बाद जो ऑर्गन्स हैं वो तो बस उसका साइंस एंड सिम्टम शो कर रहे हैं कि भाई अंदर कुछ दिक्कत है, देख ले अब तू। समझ रहे हो? ओल्ड स्कूल कन्फ्यूजन क्या है? डॉक्टर आर्ग्यू करते हैं कि वेदर द लीवर मेड द स्टमक सिक और द स्टमक में इज सिक बाय द लीवर। ठीक है, वाइस वर्सा, मतलब जस्ट अपोजिट कि यहाँ पे लीवर मेड द स्टमक सिक या तो फिर स्टमक मेड द लीवर सिक। ठीक है, बट अब इसको अगर हम होम्योपैथी के कॉन्सेप्ट से देखें तो दोनों ने ही किसी को बीमार नहीं किया है। देयर इज समथिंग इंटरनली डिसबैलेंस्ड जिसने इन दोनों को बीमार किया है। या समझ रहे हो? आगे पढ़ते हैं तो होम्योपैथी के एस्पेक्ट से भी हम इसे देख लेते हैं। सो द होम्योपैथी ट्रुथ, नीदर द सेंटर बिकम डिसऑर्डर। ठीक है, नीदर यहाँ पे फुल स्टॉप है, मतलब दोनों ने ही एक दूसरे को बीमार नहीं किया है। द सेंटर, यहाँ से अलग लाइन है, द सेंटर बिकम्स डिसऑर्डर्ड एंड दैट डिसऑर्डर्ड फॉलोड आउटवर्ड टू बोथ द लीवर एंड द स्टमक। ठीक है, अब तीसरा पैराग्राफ देखते हैं, टिश्यू चेंजेस वर्सेस चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट मतलब इंटरनल वाला, हमने प्रीवियस उसमें अच्छे से इसे देख रखा है। एंडिंग हमें क्या देखने को मिलती है? ट्यूमर हुआ है, अल्सर हुआ है, कोई ऑर्गन चेंज, ऑर्गन्स में कोई चेंजेस आ रहे हैं। पर शुरुआत कहाँ से हुई है? शुरुआत हुई है कि पेशेंट कैसा फील कर रहा है, उसका मूड कैसा है, उसका चेंज ऑफ स्टेट क्या है, बेसिकली उसकी स्लीप कैसी है, वो गुस्सा तो ज़्यादा नहीं कर रहा है, उसकी एपेटाइट कैसी है। ठीक है, वहाँ से शुरुआत हो रही है, ये तो बस एंड रिजल्ट है। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर किसी पर्सन को आपको क्योर करना है तो उसकी एंडिंग को तो हम कभी ठीक करेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर आपने चलो एंडिंग ठीक कर भी दी तो बिगनिंग तो अभी भी वैसी ही है ना बेटा। एंड अगर बिगनिंग ऐसी है जो अभी भी ध्यान नहीं दी गई, अभी भी नेग्लेक्टेड है, तो ये सारी चीज़ें तो वापस आएंगी। या तो पैलिएट होगा या तो सप्रेस होगा। पैलिएट होगा तो सेम चीज़ रिवर्स वापस आ जाएगी, एंड सप्रेस होगा तो इससे भी और सीवियर वर्जन आएगा, राइट? तो लॉजिक क्या बोलता है? लॉजिक बोलता है कि इफ़ यू ओनली ट्रीट द एंडिंग, यू हैवंट टच द बिगनिंग, द इंटरनल डिसऑर्डर रिमेन्स, राइट? यही आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। अब आगे देखते हैं, फोर्थ पैराग्राफ में क्या बोल रहा है? द अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर, उसी को आगे बता रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। वॉट डज इट टेक्स टू बी अ ट्रू हीलर? एक ट्रू हीलर बनने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? पहले पैराग्राफ में हमने क्या देखा कि एक फिजिशियन फेल क्यों हो रहा है? क्योंकि वो प्रेजुडाइज्ड हो रखा है, राइट? अब यहाँ पे हमें बता रहा है कि क्या ऐसा चीज़ चाहिए कि आप एक ट्रू हीलर बन सको, आप किसी को ठीक कर सको। तो यू मस्ट बिकम अ साइंटिस्ट हु ओनली रिकॉर्ड्स वॉट इज एक्चुअली देयर, नॉट वॉट यू थिंक इज देयर। वही जो मैंने स्टार्टिंग में हाथी वाला एग्जाम्पल दिया, आपको पता है कि ये हाथी है बट हम उसका पूरा शरीर नहीं देख पा रहे हैं। हम अगर उसे बस आगे से देखेंगे या हम अपना सिर भी ऊंचा नहीं करेंगे तो हमें बस उसका पैर पैर वाला स्ट्रक्चर दिखेगा। भाई अगर हमें उसे देखना है, किसी पेशेंट को समझना है, तो हमें ही एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, चारों कोनों से देखना पड़ेगा। समझ रहे हो?
बस ऊपरी मेहनत मत करो, ठीक है। द सेंस कैन डिसीव, सेंसेस हमारे गलत हो सकते हैं, ठीक है। कैन गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ अ सन, ये कैन सर ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, मैंने हाथी वाला दे दिया, कैन सर ने सन वाला दिया है कि हम सबको पता है कि सूरज उगता है और डूबता है, पर क्या हकीकत में ऐसा है? ये तो हमारी बस आईज देखती हैं कि चलो सनराइज देखने चलते हैं, सनसेट देखने चलते हैं, बट दिस इज नॉट समथिंग ट्रू, राइट? क्योंकि हम सबको पता है साइंस के थ्रू कि जो अर्थ है वो चक्कर काट रही है, तो सूरज डूब रहा है और सूरज उग रहा है, ये तो हमारी सिर्फ आंखें देख रही हैं, रियलिटी तो अर्थ है ना, समझे? तो टास्क क्या है कि एक फिजिशियन मस्ट लुक एट द पास्ट, द टिश्यू चेंज एंड सी द इमेज डिसीज थ्रू द पेशेंट्स। फिजिशियन का काम क्या है कि टिश्यू चेंजेस से पहले जो उस बंदे का पास्ट था उसको देखो, बिगनिंग को देखो, डायरेक्ट एंडिंग पे मत जाओ, ठीक है। इट इज़ अ डिस्ट्यूनमेंट, डिस्ट्यूनमेंट मतलब जैसे पियानो में अगर प्रॉपर रिदम के साथ हम नहीं बजाएंगे कि ओके नाउ 2 3 4 या 4 5 6, आई डोंट नो हाउ टू प्ले पियानो बाय द वे, बट स्टिल जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन, तो वैसे ही अगर एक पर्सन में भी हम लाइन से नहीं चलेंगे तो रिदम बिगड़ेगी ही ना, और वांट ऑफ हार्मनी, ठीक है। अब आगे देखते हैं 5th पैराग्राफ में, द रोल ऑफ फिजिकल डायग्नोसिस, ठीक है। देखो फिजिकल डायग्नोसिस भी अपने प्लेस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो है ही, लाइक कैंसर इज नॉट डिनाइंग कि फाइनल चीज़ हमें पता ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। ही इज सेइंग कि पता होना चाहिए। कैन डजंट से दैट द फिजिकल एग्जाम्स आर यूजलेस, बट ही से दे हैव अ स्पेसिफिक लिमिटेड प्लेस। अब वो प्लेस क्या है उसकी? जैसे लाइक फाइंड आउट हाउ फार द डिसीज हैज़ गॉन, उसने एक ऑर्गन को कितना ज़्यादा बीमार कर रखा है। अब कहीं ना कहीं तो होम्योपैथ्स की भी लिमिटेशंस होती है, इट्स नॉट लाइक कि होम्योपैथ्स बस सब कुछ ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अगर केस हमारे हाथ से बाहर जा चुका है, लाइक अगर कोई पर्सन बहुत सीवियरली ही उसकी बॉडी डैमेज हो गई है, अब ऑपरेशन के अलावा और कोई चांस नहीं है, तो हमें इसे रेफ़र करना चाहिए एक सर्जन के पास। और ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगी, ठीक है, हमें इसलिए फिजिकल एग्जामिनेशंस पे भी नोटिस करना चाहिए कि एक्चुअली दिक्कत कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, समझ रहे हो। एंड देन होम्योपैथी में हम केस लेके तो उसका बाकी सब चीज़ें करेंगे कि भाई इतनी पोटेंसी करनी है, इतना ये देना है। फॉर एग्जांपल हेलिबोर्स-नाइगर में भी ना यू नो एक मेडिसिन है हेलिबोर्स-नाइगर, मैंने आज ही उसे पढ़ाई है, इस वजह से मुझे वो याद आ गई। तो गाइस एक पर्सन था जिसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से चल रहा था, बट स्टिल दैट पर्सन वॉजंट रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। बट सिंस हम सबको पता है कि हेलिबोर्स-नाइगर किसके लिए होती है, कि मेंटली बेसिकली वो पर्सन बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है और बहुत ज़्यादा ब्लैंक रहता है वो पर्सन, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के लिए हेलिबोर्स रहती है। बट अगर हमने वो पर्सन को, मतलब एलोपैथी तो अपना काम कर रही है वहाँ पे, ठीक है, बट उनसे वो पर्सन ठीक ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उस बंदे के अंदर जो इतना दुख भरा पड़ा है, उतना इनडिफरेंस है, इतना ज़्यादा स्लगिशनेस आ चुकी है उस बंदे के माइंड में कि उसका दिमाग सोचना ही बंद कर दिया है। तो वो तब तक कैसे ठीक होगा जब तक हम उसको इंटरनली ठीक नहीं करेंगे। सो दैट फिजिशियन अलाउड अ होम्योपैथ टू टेक, यहाँ पे क्या, टू टेक लीड, ठीक है। एंड देन उसको हेलिबोर्स प्रिस्क्राइब किया गया एंड दैट पर्सन इज़ नाउ क्वाइट वेल, ठीक है, मतलब अपने प्रीवियस स्टेट में आ गया। पहले वो जितना इंटेलिजेंट हुआ करता था, उसके बाद वो स्लगिश हुआ ड्यू टू एनी काइंड ऑफ सीवियर फीवर या फिर बहुत क्रॉनिक मेंटल डिसीज़, ब्रेन की डिसीज़ में, उसके बाद ये कंडीशंस आती है हेलिबोर्स में। बट वो वापस इवेंचुअली अपनी स्टेट में गया एंड 4 5 साल से उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, ही वॉज नॉट एबल टू गेट वेल, ठीक है। सो अपनी लिमिटेशंस जानने के लिए हमें फिजिकल एग्जामिनेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब एक सेइंग है जो कि लास्ट लाइन है कि डू नॉट से दैट द पेशेंट इज सिक, कभी मत बोलो कि एक पेशेंट सिक है, बिकॉज ही हैज़ अ वाइड स्वेलिंग, ठीक है।
but that the white swelling is there because the patient is sick. Do not say that the patient is sick because he has a white swelling. Just because एक patient को white swelling है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो patient sick है. ठीक है, वो patient sick है, इसके वजह से उसको white swelling आई है. ये है रीज़न. ठीक है. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. अगर दूसरी बार मेरे पढ़ने के बाद भी आपको समझ में नहीं आई हो, तीसरी बार प्लीज़ मेक श्योर टू रीड इट ऑन योर ओन. ठीक है, क्योंकि मैं आपको जितना भी एक्सप्लेन कर दूं, अनलेस एंड अनटिल आप मत पढ़ो कैन फिलोसफी. बट मेरे नोट्स भी अगर आप एक बार भी रीड नहीं कर रहे हो मेरे साथ साथ, देन वहाँ पे यू आर लैगिंग. क्योंकि गाइस कैन फिलोसफी मुझसे भी नहीं पढ़ी जा रही है, टू बी ऑनेस्ट. इतना छोटा छोटा लिखा हुआ है, मैं बहुत अपने मन को काम करके आई एम रीडिंग इट, देन वापस उसको रीड करते करते नोट्स बनाना, इट्स क्वाइट हेक्टिक, यू नो. तो आपको सब बना बनाया मिल रहा है, सो फ़ायदा उठाओ. एंड अगर किसी और तरीके से पढ़ाना है या कुछ और चाहिए आपको, सो मुझे बता दो. मैं 10 बार सेम चीज़ आपको पढ़ाने को रेडी हूँ, बट आई वॉन्ट कि ये चीज़ आपके दिमाग में बस बैठ जाए. ठीक है. एंड गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब what your favorite Homeopathic Academy. So bye bye guys and love you.